हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हमारे प्रश्न होंगे, आप सभी लोग वॉलपेपर तो देख ही लेते हो। एनसीईआरटी क्लास 12 का जो लेसन है 6 नंबर का ये लेसन है, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। ठीक है, इससे पहले हमने प्रौद्योगिकी के विषय में बताया था कि क्योंकि खाद्य प्रौद्योगिकी से पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, खाद्य संसाधन पढ़ा था। ठीक है, खाद्य संसाधन का जो मतलब होता है कि भोज्य पदार्थ को कैसे हमें खराब होने से बचाना है। फिर हमने उस प्रौद्योगिकी के विषय में बताया था कि कैसे कैसे आपको खराब होने से बचाना है, तो कौन कौन से कौशल आपको आने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसकी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा की। मान लो सब कुछ कर लिया हमने, बचा भी लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमने कुछ ऐसी चीज़ें उसमें इस्तेमाल कर ली हैं कि वो हमारे लिए हानिकारक हैं। जैसे मार्केट से बहुत सारी चीज़ें आपको स्टोर मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन आपको जैसे कि फ्रूट्स के स्क्वैच आते हैं, गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वैच वगैरह बना के पीते हैं। तो ये सब क्या है, इनको मतलब स्टोर किया गया है कि जिस समय में कोई चीज़ अवेलेबल ना हो या डिमांड ज़्यादा हो तो उस समय उसकी पूर्ति हो पाए। लेकिन इन सब में क्या होता है, ये चीज़ें ख़राब ना हो, इस वजह से कुछ मतलब रासायनिक पदार्थ या कुछ ना कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं जिससे ये लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव हमारे लिए ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रश्न इसमें होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इसमें प्रश्न अभी और बनेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी होती है, आप लोग देखते नहीं, उस वजह से मैं 25 पर वीडियो को मतलब क्वेश्चंस को रोक देती हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग देख भी नहीं पाते हो। तो इस वजह से जो एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम 50 प्रश्नों की सीरीज, या तो क्योंकि सभी डिमांड आ रही है सभी की प्रैक्टिस की, मतलब टॉपिक वाइज, तो हम और आगे भी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम 50 प्रश्न लाएंगे। तो हम उसमें सभी ब्रांचेस के मिक्स प्रश्न लाएंगे और उसमें जो शेष प्रश्न रह जाएंगे, मैंने सबको हाईलाइट करके रखा है कि कौन कौन से प्रश्न रह गए, आपको वहाँ पर वो करा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि एनसीईआरटी मेरी इनकम्प्लीट है या कुछ भी है, आपको बस टॉपिक सारे मिल जाएंगे और प्रॉपर मैं देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए जुड़े, मैं कहती नहीं हूँ तो आप लोग करते नहीं हो, और नए जुड़े हो आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो हम टारगेट के बिल्कुल करीब हैं। पर आपसे मैंने 2 दिन नहीं बोला तो आप लोगों ने कतई कोई मतलब ही नहीं रखा इस चीज़ से। ठीक है, और जिस दिन बोला था उस दिन आप लोगों ने किया, तो इसका मतलब आपको बोलना रोज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और आप भी नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो बहुत मेहनत से काम होता है और आप लोगों को एनसीईआरटी प्रॉपर कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि सबको पता है कि फ्री में एनसीईआरटी भी पढ़ा दिया तो फिर इन लोगों से पैसे किस चीज़ के लेंगे हम। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर पढ़ा रही हूँ इस चीज़ को, हर चीज़ की वैल्यू रखा करें थोड़ा, भाई इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, उसको हमेशा जिंदा रखो। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्या क्या है, क्या हैजा व डायरिया है, या खाद्य जनित रोग हैं, या मलेरिया व टाइफाइड है, या फिर खसरा है। तो आप जानते हो खाद्य जनित रोग, ठीक है, कल मैंने एक पोस्ट भी डाला था, आविष भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने उसको पूरा डिफाइन किया था। तो खाद्य जनित रोग जो होते हैं, कई बार आपको ऐसा भी होता है कि भोज्य पदार्थ में आपको स्मेल भी नहीं आएगी, किसी भी तरीके से आपका आहार ख़राब नहीं लगेगा, लेकिन वो आपको कहीं ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो दिख नहीं रहा, उसमें महक नहीं आ रही है तो वो सही है, तो भी वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें बहुत डीपली अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से खाद्य पदार्थ सही है और कौन से ख़राब हैं, और जो इस तरीके के पदार्थ होते हैं वो खाद्य जनित रोग पैदा करते हैं। ठीक है, हम खाते हैं उन पदार्थों को और वो रोग पैदा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जाते हो बाहर, गोलगप्पे लेते हो, गोलगप्पे खाते हो और आपका अक्सर पेट खराब हो जाता है, खासतौर से गर्मियों में, तो क्या आपको गोलगप्पे में कोई स्मेल लग रही थी? नहीं लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उसका पानी गंदा हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो इसमें नुकसानदायक आपको हो सकती, चाहे उसके हाथ गंदे हों, ठीक है, खिलाने वाले के। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बकाया हैजा, डायरिया, इन सब की अगर बात करोगे तो हमारे भारत में ही जो बात होती है, 18 लाख से अधिक लोग, बच्चे जो होते हैं,
मतलब 2005 में एक रिसर्च हुई थी, उसमें बताया गया था 18 लाख जो बच्चे होते हैं सिर्फ दस्त और हैजा से मर जाते हैं। ठीक है, मतलब 18 लाख बच्चे बहुत मायने रखते हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बीमारियां जब फैलती हैं तो मृत्यु का खतरा भी बढ़ता है, और ये जो पेट संबंधी समस्याएं खासतौर से होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन 2 है, खाद्य जनित रोग से क्षति पहुंचती है मानव जीवन को, व्यापार को, पर्यटन को, उपर्युक्त सभी को। तो जब भी कोई खाद्य जनित समस्या होती है तो उससे मानव जीवन भी प्रभावित होता है, व्यापार भी प्रभावित होता है, पर्यटन भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी आपका आंसर सही होगा। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो खाद्य जनित रोग होते हैं ना, भोज्य पदार्थों में जो जीवाणु हैं या जो भी एक्टिव होते हैं जो हमें नुकसानदेह होते हैं, वो 2 कंडीशन में नहीं होते हैं। या तो भोज्य पदार्थ खूब गर्म हो, ठीक है, मतलब कहते हैं ना खूब गर्म हो भोज्य पदार्थ, या फिर बिल्कुल ठंडा हो, ठीक है, या बिल्कुल कैसा हो, ठंडा हो। तभी तो हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, उसमें चीज़ ठंडी हो जाती है इसलिए ख़राब नहीं होती। या फिर पहले के समय में आप जानते हो जब रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करता था तो हम उसको सुबह भी कोई सब्जी बच जाती थी और अच्छी सब्जी होती थी तो उसको शाम को या दोपहर में मम्मियाँ क्या करती थी, गर्म कर देती थी खूब तेज, जिससे वो ख़राब ना हो। तो क्यों करती थी? क्योंकि ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडे पर ये जो खाद्य जनित रोग या जो भी जीवाणु, विषाणु, वायरस या बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन बीच की कंडीशन होती है जब ना गर्म हो ना ठंडा हो, उस समय ये ज़्यादा पनपते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ थी, सभी को पता होगी, पर कई बार ऐसा होता है जब तक क्वेश्चन नहीं आता तब तक दिमाग नहीं चलता है। भारत सरकार ने खाद्य जनित समस्याओं से निपटने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश पाने के लिए किस समझौते पर निःशुल्क हस्ताक्षर किए? क्या WHO या यूनिसेफ या फिर WTO या फिर उपर्युक्त सभी? तो आपको पता है खाद्य जनित समस्याएं बहुत तरीके की होती हैं। एक तो हमने बताया ये रोग पैदा करती हैं, ठीक है, हम खाते हैं दूषित चीज़ खा लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। दूसरा जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं अगर उनका सही स्टोरेज ना हो, उनका सही से व्यापार ना हो पाए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की सही व्यवस्था ना हो, बहुत सारे फल हैं, सब्जियां हैं, वो सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए कि भोज्य पदार्थ खराब भी ना हो और किसी के लिए नुकसानदेह भी ना हो, भारत सरकार ने एक पहल की और सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ जाओ, जिससे चीज़ें क्या है ना मतलब उनका आयात निर्यात होता रहे सही तरीके से, और विदेशों में या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भोज्य पदार्थों को सेफली तरीके से कैसे प्रयोग किया जाए, उनकी जो नीतियाँ चल रही हैं, जब हम इन चीज़ों से जुड़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगी, तो हमें भी वो जानकारियाँ मिलती रहें। ठीक है, तो इस वजह से हस्ताक्षर किस पर किए? ना तो WHO पे किए, ना ही यूनिसेफ, ना ही उपर्युक्त सभी। ज़्यादातर का हमारे हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा, यह होगा WTO। ठीक है, WTO विश्व व्यापार संगठन हम इसको बोलते हैं। जो विश्व व्यापार संगठन है इस पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। ठीक है, तो याद रहेगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन 4 है, डैश एक आश्वासन है कि अपने इच्छित उपयोग के अनुसार भोजन मानव उपयोग के लिए स्वीकार्य है। क्या खाद्य संगठन है, खाद्य सुरक्षा है, खाद्य वितरण है, खाद्य संसाधन है? तो यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ है भाई, खाद्य सुरक्षा मतलब हमने खाद्य को सुरक्षित किया हुआ है और आपको सुरक्षित खाद्य दिया हुआ है। यह आपको ये शब्द जो है एक आश्वासन दे रहा है कि जो आप भोज्य पदार्थ कुछ भी उपयोग कर रहे हो, खाने वाली खासतौर से चीज़, वो क्या है, मानव उपयोग के लिए स्वीकार्य है। मतलब इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है जो आप मतलब इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो हमें क्या आश्वासन दे रहा है? खाद्य सुरक्षा। ठीक है, कि ये सुरक्षित भोज्य पदार्थ है। इसमें दो कहते हैं संकल्पनाएं मेनली होती हैं। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको समझ मतलब लैंग्वेज को समझना, लेकिन समझ आ जाएगी। अभी हम इन पर बात करेंगे आगे तक। 2 संकल्पनाएं आती हैं खाद्य सुरक्षा में अगर पूछा जाए तो। एक आती अविषालुता, ठीक है, अविषालुता, इन शब्दों को हम आगे समझेंगे, परेशान नहीं होना। और संकट को परिभाषित करना, ठीक है, और अविषालुता और संकट को परिभाषित करना। ठीक है, संकट को परिभाषित करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, संकट को परिभाषित करना और अविषालुता। ठीक है, अब इन सब की भी आगे बात होगी, इसलिए परेशान मत होना। क्वेश्चन है 5, किसी पदार्थ की किसी प्रकार और किन्हीं परिस्थितियों में क्षति उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है विषाक्तता, अविषालुता, संकट या फिर खाद्य संसाधन। तो कोई भी पदार्थ है किस स्थिति में वो क्या होता है,
खराब होगा, किस स्थिति में सही होगा, ये चीज़ होती है आविशालुता। जैसे आप जानते हो, कोई भी आप जानते हो मतलब मैं चलो स्क्वैच का ही उदाहरण देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में स्क्वैच जो है आजकल हर जगह आता है, चाहे मतलब गाँव तक भी पहुँचे। और बकाया बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे हमारे आज मतलब थोड़े मिडिल क्लास भी हैं, जिनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं ऐसी, तो वो लोग भी स्क्वैच का आजकल उपयोग करते हैं। मैं गाँव जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोग स्क्वैच सर्व करते हैं हमें, तो मुझे ये आइडिया है कि स्क्वैच वगैरह गाँव में भी प्रयोग होते हैं। तो स्क्वैच जो होता है वो क्या है, उसको कहते हैं फ्रिज में रखना है आपको, ठीक है। तो आपने क्या है, उसको फ्रिज में नहीं रखा, अब वो क्या होगा, अब वो बाहर रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ख़राब रहेगा। तो किसी भी पदार्थ की किसी मतलब हर पदार्थ क्या है, एक परिस्थिति में सेफ रहेगा, ठीक है। अगर वो भोज्य पदार्थ मान लो ठंडे चीज़ में रखना है आपको, तो वो आपको ठंड में नहीं रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ फ्रिज में रखने वाली है और नहीं रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। जैसे आपने खाना बनाया, एक कटोरी सब्जी बच गई, अब आपको फ्रिज में रखनी चाहिए थी पर आपने नहीं रखी, तो इसका मतलब ये है कि वो सब्जी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी हर चीज़ की एक लिमिट है। कोई भी चीज़ है, वो सब्जी अगर फ्रिज में पहुंच गई होती तो वो ख़राब नहीं होती, लेकिन वो क्योंकि बाहर रखी रही तो वो ख़राब हो गई। तो वो क्या है, एक परिस्थिति थी ना उसके लिए, अगर वो फ्रिज में पहुंच गई होती तो वो ख़राब नहीं होती, लेकिन वो परिस्थिति आपने पैदा ही नहीं की। तो इस चीज़ को हम अविशालुता कहते हैं, ठीक है। अविशालुता कहते हैं कि किस परिस्थिति में कौन सी चीज़ सही रहेगी और कौन सी परिस्थिति में कौन सी चीज़ खराब होगी, ठीक है। तो उस परिस्थिति को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी कोई भी चीज़ लेकर आए हो मार्केट से, उस पर लेबल लिखा है कि इसको गर्म जगह पर रखना है और आपने ठंडी जगह पर रख दिया, ठीक है। कुछ दवाइयाँ होती हैं, हम होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें कहते हैं कि मतलब तो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, किचन में नहीं रखना, उसे फ्रिज के आसपास मतलब जहाँ से कोई गर्म गैस निकलती हो वहाँ से पर नहीं रखना, और आपने वहीं पर ला के रख दी तो वो दवा नुकसानदायक हो जाएगा। तो अविशालुता एक परिस्थिति को दर्शाता है कि कौन सी परिस्थिति में आपकी कौन सी चीज़ सेफ रहेगी और कौन सी चीज़ खराब हो जाएगी, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा दो कंडीशन पर डिपेंड करती है। एक तो संकट शब्द की भोज्य पदार्थ को मतलब कह सकते हैं कौन सी चीज़ नुकसान दे सकती है, ठीक है, उसको समझना और फिर उसको लागू करना अविशालुता कहलाएगा। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तब तक वो भोज्य पदार्थ सेफ आप रख नहीं पाओगे, चाहे आपको पता हो कैसे रखना है भोज्य पदार्थ को सही तरीके से, चाहे ना पता हो, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। खाद्य संकट जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है हो सकता है भौतिक, रासायनिक, जैविक या उपर्युक्त सभी। तो जो खाद्य संकट जो होते हैं उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, ठीक है, वो भौतिक भी हो सकता है आपका, रासायनिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों ही हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में एक खाद्य में भौतिक संकट का उदाहरण नहीं है। जो खाद्य यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जो खाद्य पदार्थ हम लेते हैं तो कई बार उनमें क्या होता है, मिलावट होती है। मिलावट होती है किस तरीके की, भौतिक मिलावट आप कह सकते हो उसको, ठीक है, चाहे वो खुद से हो गई या फिर मतलब जानबूझ के भी कई बार कंकड़ पत्थर मिला दिए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भौतिक कौन सा नहीं है इसमें, लकड़ी, पत्थर और बाल नहीं है, रेशेदार जूट, बटन, तना, बीज नहीं है, सी है मोल्ड, जीवाणु व विषाणु नहीं है, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो भौतिक संकट पूछा जाता है तो उसमें आप जानते हो लकड़ी भी होता है, पत्थर भी हो सकता है, बाल भी हो सकते हैं, रेशेदार जूट हो सकते हैं, बटन, तना, इसके अलावा हड्डियों के टुकड़े हो सकते हैं, पंख हो सकते हैं, ठीक है, पत्थर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। कील, नट, बोल्ट, कोई भी लोहे की चीज़ हो सकती है, उससे और ज़्यादा वजन बढ़ जाता है भोज्य पदार्थ का, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी आंखों से दिख रही हैं, आपके घर में इधर उधर पड़ी रहती हैं, वो चीज़ आपकी भोज्य पदार्थ में अगर मिली हुई है तो वो भौतिक संकट का उदाहरण बन जाएंगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये किसका उदाहरण है, ये जैविक संकट का उदाहरण है, इस वजह से ये भौतिक में आपके नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन है 8, निम्न में से कौन एक रासायनिक संकट नहीं है। ए है कीटनाशक अवशेष तथा मिलावट,
बी है अस्वीकृत खाद्य मिलावट तथा मार्जन रसायन, सी है आभूषण तथा बीड़ी सिगरेट, डी है निम्न में से सभी। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया कि इनमें से भोज्य पदार्थ में जो मिलावट होती है उसमें रासायनिक संकट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक संकट नहीं है, अभी बताया हमने, आभूषण, बीड़ी सिगरेट, ये कैसे है, ये भौतिक संकट है। ठीक है, ये भी किस कैसे संकट है, भौतिक संकट है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर भी सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये जो है भौतिक संकट का उदाहरण है, और यहाँ पर आपसे रासायनिक संकट का पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो यही नहीं होगा, क्योंकि ये भौतिक है। बकाया ये भी कीटनाशी भी आप जानते हो रसायन होते हैं, और मिलावट मतलब इस तरीके की कोई भी कीटनाशी मिलावट है तो वो आपकी रसायन में आ जाएगी। ओके, अस्वीकृत खाद्य मिलावट, आपने कोई भी चीज़ नुकसानदायक है ऐसी चीज़ मिला दी है भोज्य पदार्थ में, कोई मार्जन रसायन मिला दिया है, तो ये सब रासायनिक पदार्थ होंगे। ठीक है, रासायनिक संकट होंगे भोज्य पदार्थों को, और ये हमें बहुत नुकसान देने का काम करते हैं। क्वेश्चन 9 है, जैविक संकट कितने प्रकार का होता है, क्या 2 प्रकार का, या फिर 3 प्रकार का, या 4 प्रकार का, या 5 प्रकार का। तो जैविक संकट जो आपके होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जैविक संकट आपके हो सकते हैं, एक तो जो आपको दिखाई दे। ठीक है, बहुत से संकट ऐसे हैं आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे कीट पतंगे आपको दिख जाएंगे, तो एक होते हैं दिखाई देने वाले खाद्य पदार्थों में जो आपको दूर से ही दिख जाएंगे। ठीक है, दिखाई देने वाले, और एक होते हैं जो दिखाई नहीं देते। ओके, इन दोनों की बात करेंगे। 2 तरीके के होते हैं जैविक संकट, ये ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से दिखाई देने वाला जैविक संकट नहीं है। क्या मक्खी आपको नहीं दिखती, या कृमि नहीं दिखता, या खमीर नहीं दिखता, या फिर इल्ली नहीं दिखती। तो आपसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर खमीर जो है वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, खमीर जो होता है जिसे हम ईस्ट भी कहते हैं, ये क्या है, हमें नहीं दिखता। ठीक है, तो यहाँ पर जैविक संकट जो नहीं दिखता वो खमीर है। बकाया मक्खी हम देख सकते हैं, मच्छर देख सकते हैं, कृमि देख सकते हैं, इल्ली देख सकते हैं, कॉकरोच देख सकते हैं, घुन देख सकते हैं, तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से दिखाई देने वाला जैविक संकट कौन सा। अभी तक हमने बात की थी जो इससे पहले के प्रश्न में, वो हमें दिखाई देते थे, पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा जैविक संकट बताना है खाद्य पदार्थ में जो आपको दिखाई भी नहीं देगा लेकिन आपका भोज्य पदार्थ खराब होगा। क्या जीवाणु व विषाणु हो सकते हैं, फफूंदी व प्रोटोजोआ हो सकते हैं, खमीर जिसे हम ईस्ट भी कहते हैं हो सकता है, या डी है उपयुक्त सभी। तो ईस्ट तो कन्फर्म हो गया क्योंकि अभी हमने बात की थी इसके विषय में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। चाहे आपके जीवाणु बैक्टीरिया हो या फिर वायरसेस हों, आपके विषाणु हों, फफूंदी या प्रोटोजोआ हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें खमीर है और ईस्ट है, ये सारे ही क्या होते हैं, आपके जैविक संकट हैं, और ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते। ठीक है, यहाँ पर भी प्रश्न में थोड़ा एरर है, संकट नहीं है लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई देने वाला जैविक संकट नहीं है, तो दिखाई देने वाला जैविक संकट तो ये सभी नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लगा लीजिएगा, प्रश्न में थोड़ा ये मिस्टेक है, अभी मैंने ध्यान दिया, मुझे मतलब मैंने पूरा सही से पढ़ा नहीं था। क्वेश्चन है 12, साल्मोनेला जीवाणु शरीर के किस अंग में उपस्थित रहता है, क्या लीवर में, यकृत में, आंत में, या उपर्युक्त सभी में। तो साल्मोनेला ठीक है जो होता है आपके आंतों में उपस्थित रहता है। ओके, एक बैक्टीरिया जो है जो क्या करता है, आंतों में उपस्थित रहता है, और ये क्या करता है, हमारे अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ भी होता है, तो हमारे शरीर को ये नुकसानदायक हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए आंत के अलावा, तो ये हमारा दूध होता है उसमें भी उपस्थित होता है, अंडा होता है उसमें भी उपस्थित होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी पदार्थ है जैसे दूध है, इसको आपने खूब बॉईल कर दिया अच्छे से, तो ये साल्मोनेला क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। साल्मोनेला क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसको नहीं सही से पाक क्रिया, जो पकाने की क्रिया है, किसी भी भोज्य पदार्थ में ये चीज़ लागू होगी। अगर आपने भोज्य पदार्थ को ठीक से पकाया नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, बढ़ेंगे ये, और ये नुकसानदायक हो सकते हैं। ठीक है, और जो आपको एक चीज़ बताएं, जो साल्मोनेला की एक विशेषता होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं, ये ज़्यादातर पार संदूषण से फैलता है। पार संदूषण क्या होता है, अगर हम बात करें पार संदूषण क्या होता है, पार संदूषण, तो पार संदूषण शब्द हम उस संदूषण या उस संदूषित पदार्थ के लिए यूज़ करते हैं जिसमें पार शब्द लगा हो, तो हम विशेष तौर पर एक ऐसे भोज्य पदार्थ के लिए प्रयुक्त करते हैं जिसको, जैसे कि मान लो आपने कोई हम काम कर रहे हैं किचन में, और हमने क्या किया, हालांकि हम लोग नॉनवेज नहीं इस्तेमाल करते, समझाने के लिए हमने मांस के टुकड़े काटे। ठीक है, उसी जो किचन में यूज़ होता है, पट्टे वगैरह होते हैं जिस पर काटते हैं,
हमने क्या किया, हमने कोई मांस के टुकड़े या मुर्गा मुर्गी किसी के भी टुकड़े काटे, ओके। अब उसमें आपको बताया हमने जीव के आंतों में साल्मोनेला पाया जाता है, ओके। और आपने क्या किया, चलो मांस और वो तो आपने पका दिया मुर्गा, वो तो पक जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा साल्मोनेला, लेकिन उसी चाकू से, उसी मतलब नाइफ से, या उसी जगह पर जहाँ पर आपने मांस और मुर्गे के टुकड़े काटे थे वहीं पर आपने क्या किया, सलाद काट लिया। सलाद काटा, अब आप जानते हो सलाद तो पकाते नहीं, सलाद तो हम लोग ऐसे ही खाते हैं कच्चा। अब क्योंकि वो आपने धोया नहीं था, उसे साफ नहीं किया था, मांस पक जाएगा, वहाँ पर साल्मोनेला नष्ट हो जाएगा, वो नुकसानदायक नहीं रहा आपको। लेकिन क्योंकि पार संदूषण का मतलब है कि वो जो समस्या थी मांस मछली में या मुर्गे में, वो समस्या आ गई आपके सलाद में, ठीक है। तो जो हमें माध्यम कुछ और था, लेकिन उसे तो आपने पका दिया, लेकिन उस माध्यम से एक दूसरे माध्यम में वो चीज़ लग गई जिसको आपने पकाया नहीं, और वो ही चीज़ पार संदूषण कहलाएगी। मतलब फैलना किसी और से था वो रोग, लेकिन उसकी तो आपने कंडीशन को रोक दिया, आपने पका दिया, वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन क्योंकि सलाद तो आपने पकाया नहीं, अब वो आपने कच्चा खाया, तो वो साल्मोनेला उसमें चला जाएगा। क्योंकि भाई ये तो छोटे छोटे जीव होते हैं, वायरस होते हैं, हमारे दिखते तक नहीं है आंखों से, इतने मतलब महीन होते हैं। तो ये क्या होता है, आपको दिखेंगे भी नहीं और आपकी आंतों में जाकर बहुत ज़्यादा फैलेंगे, वृद्धि करेंगे और कहीं ना कहीं आपको नुकसानदेह हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम पार संदूषण कहते हैं। क्वेश्चन है 13, मतलब कोई और दूसरे माध्यम से आपके शरीर को जो चीज़ इफेक्ट करे उसे हम पार संदूषण कहते हैं। क्वेश्चन है 13, प्रत्येक 10 मिनट में साल्मोनेला की संख्या दोगुनी हो जाती है। 10 मिनट में, प्रत्येक 10 मिनट में, मतलब इस डैश में कौन सा नंबर आएगा ये बताना है, 20 मिनट में, 30 मिनट में या फिर 40 मिनट में। तो जो साल्मोनेला होता है ये प्रत्येक 20 मिनट में संख्या में डबल हो जाते हैं, ठीक है। मान लो 2 हैं, 20 ही मिनट में ये 4 हो जाएंगे, 4 से ये 8 हो जाएंगे, 8 से ये 16 हो जाएंगे, ऐसे ये गुणनफल देते रहेंगे अपना, और ये नुकसानदेह हो जाएंगे। क्वेश्चन 14 है, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऐसे जीव का उदाहरण है जो पाया जाता है वायु व धूल जल में। नासिका मार्ग होगा, यहाँ पर माशिका नहीं होगा, ठीक है। नासिका मार्ग व गले में। सी है त्वचा तथा बालों में। डी है उपर्युक्त सभी। तो ये जो आपके स्टेफिलोकोकस ऑरियस होते हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और मुझे ये लगता है ये जो प्रश्न आप इस समय एनसीईआरटी के कर रहे हो ये नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और नेट से कोड में बहुत प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होते हैं ये जो होते हैं हमारे वायु, जो वायु होती है, धूल होती है, जल होते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं। मतलब जल, पानी, वायु जो हवा है उसमें भी, हवा में जो धूल है उसमें भी ये पाया जाएगा। बकाया हमारी जो नाक होती है, नाक जो नासिका मार्ग होता है ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं, गले में भी पाए जाएंगे क्योंकि नासिका मार्ग गले से ही जाता है, ठीक है। फिर हमारी जो स्किन होती है यहाँ पर भी पाए जाते हैं, और ये हमारे बालों में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसे जीव होते हैं जो आपको ना तो दिखाई देंगे, ठीक है, और आपको पता भी नहीं होगा कि आप इस चीज़ से दूषित, तो ये अपने लक्षण भी नहीं जताते हैं ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और ये रोग के कारण भी बन सकते हैं, ठीक है, ये रोग के कारण बन सकते हैं। लेकिन ये आपको कहते हैं ना, हमने बताया था कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो दूषित होते हैं पर हमें पता ही नहीं होता हम इससे दूषित होते हैं, तो ये लक्षण नहीं वो करते हैं, लेकिन ये एक से दूसरे में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे त्वचा में भी हमें पता ही नहीं हमारे त्वचा में स्टेफिलोकोकस ऑरियस हैं, और हमने आपको छुआ तो वो आपको भी हो जाएगी चीज़, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी प्रश्न आए जो आपके स्टेफिलोकोकस हैं, ना तो आप इनको गंध से पहचान सकते हो कि अगर ये कहीं मौजूद है तो आप समझो कि इसकी कोई स्मेल आएगी, जैसे नॉर्मली कोई खाना है या कोई भोज्य पदार्थ ख़राब होता है तो हमें उसमें स्मेल आने लगती है, तो ये गंध भी नहीं देंगे आपको। ना तो उसमें रंग बदलेगा कि भोज्य पदार्थ जो है देखने में चेंज हो गया कलर, तो आप सोचोगे अब इसको मत खाओ, आपको वो देखने में भी अच्छा लगेगा तो आप कहोगे लोग खा लेते हैं, अच्छा है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। दिखावट में भी, और इनका स्वाद भी नहीं बिगड़ता। बड़ी बात तो ये है कि स्वाद भी नहीं बिगड़ता, तो ना तो उसका रंग खराब हुआ, ना उसका स्वाद बिगड़ा, ना उसकी दिखावट में कोई मतलब चेंज आया, तब तो आप यही कहोगे कि अरे ये तो सही है, लाओ खा लेते हैं इसको, लेकिन ये आपको बीमार कर सकते हैं, ठीक है। ये 50% जो होते हैं स्वस्थ व्यक्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेफिलोकोकस 50% स्वस्थ व्यक्तियों में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और ये हमें बीमार भी कर देते हैं। क्वेश्चन है 15, संसाधन अथवा भंडारण के समय पहले बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों जैसे रसायन, सूक्ष्म जीव, तनुकरी पदार्थ की उपस्थिति कहलाती है संदूषण, खाद्य अपमिश्रण, एवं भी दोनों, या डी है केवल ए। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, संसाधन अथवा भंडारण से पहले बाद में,
ठीक है। खाद्य पदार्थ में हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थ जैसे रासायनिक, सूक्ष्म जीव, कोई भी चीज़ उपस्थित है। जब आप भोज्य पदार्थ लाए तब भी थी उसमें, मतलब फिर आप उसको स्टोर कर रहे हो तो भी थी, और जब स्टोर कर दी क्योंकि उसमें तो थी ही थी, तो वो बाद में भी आपको भोज्य पदार्थ में वो गंदगी दिखेगी। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन भी नहीं होगा, केवल ए, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। इसको हम खाद्य संदूषण कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप लाए, वो भंडार आपने स्टोर किया, उससे पहले भी उसमें कुछ चीज़ थी, बाद में भी थी। ठीक है। तो इस चीज़ को हमने क्या कहा, खाद्य संदूषण ये कहलाता है। ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, वह पदार्थ जिसकी गुणवत्ता या तो खराब गुणवत्ता वाली हो, सामग्री के अतिरिक्त या मूल्यवान घटक के निष्कर्ष से कम हो जाती है, कहलाती है खाद्य अपमिश्रण, खाद्य गुणवत्ता, खाद्य मानक या उपर्युक्त सभी। अच्छा, इसका आंसर जो होगा खाद्य अपमिश्रण होगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़, मैं एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो खाद्य अपमिश्रण होता है उसमें दोनों चीज़ आती हैं, या तो भोज्य पदार्थ में कोई मिलावट कर रखी हो, या फिर उसका जो मूल्यवान तत्व है वो कम कर दिया गया हो। जैसे कि आप जानते हो इलायची से क्या होता है, तेल निकाल दिया जाता है। काली इलायची कभी कभी आप देखते हो बिल्कुल सूखी सूखी सी आती है, लौंगें बिल्कुल सूखी सूखी से दिखाई देती हैं, जबकि लौंग अगर पूरी सही होगी तो वो अच्छी सी फूली सी दिखेगी। ठीक है। तो ये सूखी सूखी क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि उसका जो सत्व है, उसका जो रस है वो निकाल लिया गया है। ठीक है। आजकल हर चीज़ की मशीन आती है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि इसको कैसे निकाल लेते हैं, बिल्कुल काली मिर्च है उससे उसका रस निकाल लिया गया। तो ये क्या कहलाता है, खाद्य अपमिश्रण कराना, कि कोई मूल्यवान घटक या तो आपने मिला दिया जिससे जो आपको शरीर को नुकसानदेह हो सकता है, या फिर उसका कोई मूल्यवान घटक निकाल दिया। ठीक है। मूल्यवान घटक निकाला जाता है और खराब गुणवत्ता वाली चीज़ मिला दी जाती है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, खाद्य अपमिश्रण कहलाएंगी। क्वेश्चन है 17, खाद्य पदार्थ का वह गुण जो उपभोक्ता को प्रभावित कर सकती है, संदूषण, खाद्य प्रदूषण, खाद्य गुणवत्ता, डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर खाद्य पदार्थ का एक ऐसा गुण बताना है जो उपभोक्ता को प्रभावित कर सकती है, भाई वो खाद्य गुणवत्ता है। ठीक है। खाद्य गुणवत्ता है, आपने क्या किया, अच्छा सा टैग लगा दिया, अच्छा सा विज्ञापन करा दिया, अब व्यक्ति को ये लगेगा ये जो खाद्य पदार्थ मार्केट में आया है ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है। तो खाद्य पदार्थ का वह गुण जो उपभोक्ता को प्रभावित कर सकता है वो उसकी क्वालिटीज़ है। ठीक है। भले ही ना भी हो अंदर, लेकिन सामने से आपने बढ़िया पैकिंग कर दी, सब कर दिया, तो आपको अच्छी क्वालिटी का दिखने लगेगा। क्वेश्चन 18 है, भारतीय मानक ब्यूरो जिसमें खाद्य उत्पादन सम्मिलित है तथा मानकीकरण से संबंधित है, लेकिन संसाधित खाद्य पदार्थों में ये किस नाम से जाना जाता है। देखो, आपने बिस के विषय में पढ़ा है, ISI के विषय में पढ़ा, ICDS के विषय में पढ़ा, और फसाई के विषय में भी आपने पढ़ा है, FSSAI। ठीक है। इसके विषय में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न हमने पूछा है, भारतीय मानक ब्यूरो जिसमें खाद्य उत्पादन सम्मिलित है, ठीक है, तथा मानकीकरण से भी संबंधित है, मतलब इसके कुछ मानक भी हैं और खाद्य उत्पादन भी इसमें आता है, लेकिन संसाधित खाद्य पदार्थों में ये किस नाम से जाना जाता है। तो जो भारतीय मानक ब्यूरो, ये BIS जो आपको दिख रहा है, यही है इसका, यही क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो है। लेकिन जो मानक ब्यूरो है, भारतीय मानक ब्यूरो, ये खाद्य उत्पादन में सम्मिलित है, लेकिन जो संसाधित खाद्य पदार्थ हमने क्या बताया था, ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको खराब होने से बचाया गया हो, वो संसाधित भोज्य पदार्थ होते हैं। तो संसाधित भोज्य पदार्थों में BIS की एक संस्था है, उसे हम कहते हैं ISI, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा होगा, बी सही होगा। ठीक है। BIS भारतीय मानक ब्यूरो है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो है ये, BIS इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो है, लेकिन जो संसाधित खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाता है तो BIS का प्रयोग नहीं किया जाता। ये तो नॉर्मल खाद्य पदार्थ जो उत्पादित होते हैं उनका प्रयोग, उसमें BIS का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब संसाधित होते हैं तब, संसाधित मतलब उनको खराब होने से बचा लिए गए। यहाँ तो आपने उत्पादन किया, BIS में आपने उत्पादन किया, वहाँ पर BIS लगाया, कोई भी चीज़ है आपने उसको उत्पादित किया, लेकिन वो उत्पादन जो चीज़ है, मान लो खेती की आपने किसी चीज़ की, अब वो खराब ना हो, ठीक है, समझने के लिए उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, वो खराब ना हो, उसको अगर आपको बचाना है तो कह सकते हो आई का हम प्रमाण देंगे। मतलब ये चीज़ लागू तो भोज्य पदार्थ में हो रही है, लेकिन हमने आपको उदाहरण किसका दे दिया, खेती का। ठीक है। तो ISI लगेगा जब हम किसी चीज़ को खराब होने से बचाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ISI ये दावा करता है कि ये भोज्य पदार्थ है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, और ये क्या कहता है कि जो भोज्य पदार्थ आप प्रयोग कर रहे हो, ये इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ये आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ISI ये दावा करता है। ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, ये बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है, मैं आपको सरल शब्दों में समझा रही हूँ, NCERT बहुत टफ है।
मतलब एनसीईआरटी लैंग्वेज जो है टफ है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम किस वर्ष आया? 2003, 2004, 2005, 2006। जो लोग मंजू पाटनी या रीना खनूजा को कहते हैं उनकी लैंग्वेज टफ है, उनकी लैंग्वेज टफ नहीं है, इसकी लैंग्वेज टफ है, क्योंकि मैं पढ़ चुकी, मैं एनसीईआरटी पहली बार पढ़ रही हूँ। मैंने सच में नहीं पढ़ी थी आज तक एनसीईआरटी, आपको पढ़ाने के लिए पढ़ रही हूँ। आपको पढ़ाने के लिए चाहे मुझे 4 बार पढ़ना पड़े, चाहे मैं गूगल पे पढ़ूँ, मैं हर काम कर रही हूँ और आपको बेस्ट दे रही हूँ। ये मत समझना कि मैं आपको कहीं से गलत पढ़ा रही हूँ। बेस्ट पहली बार पढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसको पढ़ नहीं रही हूँ, समझ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तब आपको दे रही हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ बस सारी चीज़ें, तो इसको गलत मत ले जाया करो कि मैडम ने खुद ही नहीं पढ़ा है। खुद ही पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ तो नहीं रही हूँ ना। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम किस वर्ष आया? 2003 में, 2004 में, 2005 या 2006 में? तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम आया आपका 2006 में। ठीक है, ये भी वही काम करता है, बहुत सारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनके लिए मानक निर्धारित करना। ठीक है, और उसके साथ साथ उनका निर्माण कैसे करना है, भंडारण कैसे करना है, लोगों को वितरित कैसे करना है, इसका विक्रय मतलब बेचना कैसे है, आयात निर्यात कैसे करना है, इसमें भी वही सारे मानक आते हैं आपके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कृषि उत्पादन तथा कच्चे और संसाधित पदार्थों के लिए प्रमाणीकरण की एक सुरक्षित योजना कहलाती है। कृषि उत्पादन शब्द पकड़ लिया होगा, ISI, एगमार्क या विश है, BIS या फिर उपर्युक्त सभी। तो हमने क्या बताया था, ये एगमार्क, या हमने क्या बताया, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। जो भी कृषि उत्पादन होते हैं, ठीक है, वो किससे एगमार्क या इको फ्रेंडली जो होते हैं, पर्यावरण हितैषी, वहाँ पर एगमार्क लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 21, यदि हल्दी में मेटानिल येलो रंग की उपस्थिति है तो जांच प्रक्रिया में इसका रंग कैसा हो जाएगा? मैजेंटा से गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी से मैजेंटा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जब आप हल्दी में, अगर आपको ये पता चले इस हल्दी में मिलावट है, या फिर आपने जैसे होम साइंस के आप स्टूडेंट रहे हो तो आपके मन में ख्याल आता है लाओ आज हम इसको चेक करते हैं कि इसमें मिलावट है या नहीं हल्दी में, तो आपने क्या किया, अगर इसकी जाँच करोगे तो इसका रंग जो होगा गुलाबी से मैजेंटा हो जाएगा। हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी से मैजेंटा यहाँ पर हो जाएगा। अब इसकी जांच करी कैसे जाती है? तो इसमें लिया जाता है एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाता है। ठीक है, और आप जानते हो ये सारे टेस्ट होते हैं किसमें, आपने लैब देखी होगी, लैब में क्या होता है, परख नली होती है। तो परख नली आप जानते हो कांच की बनी हुई होती है, उनको कहते हैं। तो एक परख नली ली आपने, उसमें क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, 2 ग्राम हल्दी डाल ली, 5 ml यहाँ पर आशुद्ध जल। आशुद्ध जल आप जानते हो कौन सा होता है? आशुद्ध जल होता है जैसे कि आपने पानी उबालते हो ना, तो आप उस पर प्लेट ढक देते हो तो ऊपर उस पर देखते हो ना बूंदे बूंदे से आ जाती है, जो भाप होती है उसे हम आशुद्ध जल कहते हैं। ठीक है, जो भाप नॉर्मली भाषा में बताए होते हैं, भाप वाला जो पानी होता है गर्म करने पर जो भाप होती है, और उसे आप इकट्ठा कर लो तो वो आशुद्ध जल कहलाता है। और यही जल जो होता है आपके इंजेक्शन वगैरह में जो है यही जल इस्तेमाल किया जाता है। जो दवाइयों में पानी पड़ता है ना, वो पानी आप देखते हो कई बार बच्चों की दवाइयों में अलग से घोला जाता है, वो अशुद्ध जल होता है। ठीक है, तो 5 ml अशुद्ध जल लेना होता है, फिर इनको अच्छी तरह मिलाया जाता है। ठीक है, तो जब अच्छी तरह आप मिलाओगे इसको तो इसका क्या है, धीरे धीरे रंग बदलने लगेगा और ये रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी से मैजेंटा हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब, जब आपका भोज्य पदार्थ में मिलावट होगी। अगर हल्दी में मैटरनल येलो रंग की मिलावट नहीं है तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ये तभी होगा ऐसा रंग गुलाबी से मैजेंटा जब उसमें मिलावट होगी। ठीक है, और क्योंकि ये हल्दी जो मैटरनल येलो रंग होता है ये बहुत नुकसानदेह होता है, तो ये जांच अगर आप घर में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है 22, हल्दी में मैटरनल येलो की उपस्थिति के लिए प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है साधित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, पानी का, नींबू के रस का, क्लोरीन का। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है किसका, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताया, तो कौन सा वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो सांद्र होता है वो। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। दूध और आइसक्रीम में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। ए है आयोडीन द्वारा, बी है संतृप्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, सी है सिरके द्वारा, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न भी आपने कई बार देखा होगा, ये एनसीईआरटी से मिला है, आयोडीन द्वारा। ठीक है, दूध और आइसक्रीम, दूध में स्टार्च की मात्रा की जो जांच होती है किससे होती है, आयोडीन परीक्षण द्वारा होती है। तो दूध से ही आइसक्रीम बनती है, तो इन दोनों में अगर आपको स्टार्च की जांच करनी है तो आयोडीन के माध्यम से आप ये परीक्षण कर लेते हो। इसमें भी वही चीज़ होगी, आपको एक परख नली लेनी पड़ेगी, उसमें दूध डालना पड़ेगा, 10 मिलीलीटर तक दूध ले लीजिए, और मतलब फिर आयोडीन का एक एक बूंद डालिए। इस तरीके से मतलब इनको मिला के देखोगे तो इसका भी रंग कैसा होगा, रंग की अगर बात कर लेते हैं क्योंकि रंग वाला जो प्रश्न बनने लगा है। ठीक है, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। ठीक है, अगर मिलावट होगी स्टार्च की तो इसका रंग नीला हो जाएगा। ओके, नीला, ध्यान रखिएगा, किसका, दूध और
आइसक्रीम का रंग नीला हो जाएगा। ओके, और अगर ख़राब नहीं है, मतलब मिला हुआ नहीं, मिलावट नहीं है, तो फिर नहीं होगा। 24 क्वेश्चन है, हींग में मिलावट की जाती है कॉपर सल्फेट की, कोलेफेनियल रेजिन की, दोनों की, निम्न में से कोई नहीं। तो जब हींग में मिलावट होती है वो होती है कोलेफेनियल रेजिन की। ठीक है, हींग में जो मिलावट होती है कोलेफेनियल रेजिन की होती है, ये भी नुकसानदायक होता है और इसका भी परीक्षण किया जा सकता है। ओके, लेकिन जब कोलेफेनियल जो रेजिन अगर हींग में लगा हुआ है और जब आप इसकी जांच करोगे तो इसमें कैसा लेयर जो होगी इसकी कैसी हो जाएगी, हरी सी मतलब या फिर हल्की नीली सी इसकी लेयर हो जाती है। ठीक है, हींग में अगर मिलावट होगी तब। क्वेश्चन है 25, काली मिर्च में हल्की बेरी का मतलब है जो काली मिर्च हल्की होती है वो, तेल निकली काली मिर्च का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। प्रश्न समझ में आया? काली मिर्च में हल्की बेरी तेल में निकली काली मिर्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जैसे आप मान लो 100 ग्राम लाए काली मिर्च, 100 ग्राम काली मिर्च लाए तो 100 ग्राम में हो सकता है 50 ग्राम तो आपकी अच्छी काली मिर्च हो, जो इस प्रकार का तेल नहीं निकला हो, वो देखने में सुंदर होगी। लेकिन उसी में आप देखोगे मिली हुई कुछ सूखी सूखी काली मिर्च आपको दिखेंगी। क्यों? क्योंकि उसका तेल निकला हुआ होगा। तो अब आप काली मिर्च लाए, अब आपको जांच करनी। पहले आता था कि पपीते के बीज मिले होते हैं काली मिर्च, वो भी सही मिलावट हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अब नए नए तरीके आ गए हैं, लोगों ने बहुत तरीके विकसित कर लिए हैं कमाई के, तो वो पपीते के बीज से बेहतर है वो क्या करेंगे, उसका तेल ही तो चाहिए, वो उन्होंने क्या किया, तेल निकाल लिया और काली मिर्च बेच दी मार्केट में। अब काली मिर्च जो है पैसे तो नहीं जाएंगे आपके, लेकिन वो क्या फ़ायदेमंद नहीं होगी उतनी ज़्यादा, उतना मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने उसका पहले ही तेल निकाल लिया है। और इन मसालों में क्या होता है, तेल ही तो होता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो उसमें जो मिलावट है काली मिर्च, जिसमें हल्की बेरी का मतलब है जो काली मिर्च हल्की, जिसका तेल निकल गया। जब आप कोई भी पानी में उसको डालोगे, ठीक है, तो क्या है, वो हल्की चीज़ है, वो ऊपर छा जाएगी और जो भारी काली मिर्च है वो नीचे चली जाएंगी। तो वही परीक्षण पूछा जा रहा है। तो सिरके से मतलब नहीं है, क्योंकि काली मिर्च कोई वैसी रासायनिक चीज़ थोड़ी ना जिसमें सिरके का परीक्षण हो, ना ही एसिटिक अम्ल चाहिए। इसमें क्या है, एक एल्कोहल हो या फिर जल। हम तो कहते हैं अल्कोहल की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई, जो चीज़ हल्की है वो पानी में ऑलरेडी ऊपर आ जाएगी और भारी चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, तो आप नॉर्मल पानी में भी ये परीक्षण कर सकते हो, लेकिन अगर अल्कोहल और प्लस जल मिला हुआ परीक्षण ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें अच्छे से काली मिर्च जो है नीचे बैठ जाएगी जो अच्छी होगी, और वो वाली जो होगी जो ख़राब वाली वो ऊपर आ जाएगी। अब आप दोनों को तोल लो, मान लो 100 ग्राम काली मिर्च है, दोनों को अलग अलग तोल लो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा मिलावट की गई है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पर जो प्रश्न था, परीक्षण में प्रयोग क्या किया जाता है, तो अल्कोहल और जल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो आप दुकानदार से शिकायत भी कर सकते हो, आप कंप्लेंट भी डाल सकते हो, ये सारी काम आप कर सकते हो, जिससे आइंदा आगे को आपको चीज़ सही मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। भाई सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ये आपका मेरा काम क्या है, पढ़ाना आपको, लेकिन भाई आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। हमारे यहाँ कहते थे, हमारी दादी कहती थी, कुंडली और शिक्षा कभी भी खाली हाथ नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये खाली हाथ, अब यूट्यूब एक माध्यम है, ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हो, तो आप शेयर कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये गुरु दक्षिणा आपकी हो सकती है। मैं आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, एक कहावत है हमारे बुजुर्गों की, वो बता रही हूँ। तो आप ये कर सकते हो सकता है आपकी मेहनत में 4 चांद लग जाएं। मिलते हैं कल, धन्यवाद।